कहानी की शुरुआत होती है बेलारस नाम के उस छोटे और अनजाने से गांव में, जिसके चारों ओर फैले थे घने और भयावह जंगल। वहीं एक वीर योद्धा जिसका नाम था फेनस्ट अपने शिष्य बोगा से बोला, मेरी बहादुरी के किस्से तो हर कोई जानता है, अब अपनी तारीफ मैं और क्या करूं। मेरे जैसे कई फाल्कन वीर योद्धा हैं जो पाताल के राक्षसों और भयंकर पशुओं का शिकार करते हैं, लेकिन मैं उनका गुरु हूँ क्योंकि मैं सबसे महान हूँ, समझे बोगा। फेनस्ट आगे बोला, अरे यार बोगा, यह सब ठीक है, लेकिन वह जंगली सुअर कहाँ गया जिसे पकड़ने हम आए हैं। बोगा ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे क्या मालूम, मैं तो आपके साथ ही चल रहा हूँ। फेनस्ट हंसते हुए बोला, कभी सोचा नहीं था कि युद्ध भूमि में शत्रुओं से भिड़ने की बजाय मुझे एक सुअर पकड़ना पड़ेगा। बोगा ने गंभीरता से उत्तर दिया, उसे हल्के में मत लेना, वह कोई साधारण जानवर नहीं है, उसने गाँव वालों के घर और खेत उजाड़ डाले हैं। फेनस्ट मुस्कुराया, अब देखना आज तुम्हारा स्वामी इस दानव सुअर का अंत कैसे करता है। तभी उन्हें मैदान में एक विशाल सुअर दिखा जो निश्चिंत होकर गहरी नींद सो रहा था। बोगा ने फुसफुसाते हुए कहा, उसे जगाना ठीक नहीं, चलिए वापस लौट चलते हैं। फेनस्ट अकड़ कर बोला, क्या तुम मुझे कम आंकते हो, यह सुअर तो मेरे लिए मजाक भर है। फिर वह पूरे जोश में आया और हथियार सुअर पर चला दिया, लेकिन उसका प्रहार उसकी मोटी चमड़ी से टकराकर पलट गया और फेनस्ट खुद सिर के बल गिर पड़ा। वह चीखा, मैं हार मानने वाला नहीं बोगा, कहकर वह धक्का देने की कोशिश करता रहा, पर कोई असर न हुआ। इसके बाद फेनस्ट ने लकड़ी से उसकी देह पर वार करना शुरू कर दिया, लेकिन सुअर जरा भी नहीं हिला। गुस्से से तमतमाकर फेनस्ट सीधे उसकी पीठ पर चढ़ गया और प्रहार करते हुए बोला, उठ जा कहीं का, मेरी इज्जत दांव पर लगी है। पर सुअर को मानो कुछ सुनाई ही नहीं दिया, वह बेफिक्र नींद में डूबा रहा। उधर बोगा ने आराम से खाना पानी कर लिया और फिर नुकीला भाला उसकी नाक में चुभा दिया। गुदगुदी के कारण सुअर जाग उठा और जोर से चिंघाड़ा। उसकी गरज से बोगा पूरा का पूरा कांप उठा, जैसे नहा गया हो पसीने में। मगर तभी उन्होंने देखा, यह कोई साधारण सुअर नहीं है, उसकी पीठ पर चमगादड़ जैसे विशाल पंख थे। बोगा घबराकर पीछे भागा और सुअर ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। फेनस्ट उसकी नाक पकड़कर रोकने लगा, पर सुअर ने उसे कीड़े मकोड़े जैसा समझकर सर झटका दिया। फेनस्ट उछलकर हवा में गया और सीधा उसकी पीठ पर आ गिरा। बोगा ने रस्सी फेंकी और चिल्लाया, इसे कानून के फंदे में कस दो, वरना यह अपराधी भाग जाएगा। लेकिन सुअर डर के मारे उड़ चला। फेनस्ट तनिक भी नहीं डरा, उसने रस्सी को उसके पंखों के नाखूनों से बांध दिया और खींच खींच कर उसकी उड़ान की गति धीमी करने लगा। तभी उसकी नजर अपने गांव पर पड़ी। उसने पूरी ताकत से रस्सी खींची, सुअर के पंख थम गए और वह सीधे गांव के बाजार में आकर मुंह के बल गिर पड़ा। इतना विशाल सुअर देखकर गांव वालों की सांसें अटक गई, लेकिन जब उन्होंने उसकी पीठ पर अपने नायक को खड़ा देखा तो उन्हें समझ आ गया कि यह चमत्कार किसी और का नहीं, उनके फाल्कन रक्षक फेनस्ट का ही काम है। सारा गांव झूम उठा, ये है हमारा वीर रक्षक, ये हर संकट से हमें बचाता है। फिर फेनस्ट ने उस सुअर का भोज रचाया और पूरे गांव को दावत दी, खासकर बच्चों को। उसने बोगा से कहा, मेरे जैसे यहाँ और भी कई फाल्कन रक्षक हैं, लेकिन जो सबसे खतरनाक जीव को पकड़ लाता है उसे ही सच्ची संपत्ति, उत्तम भोजन और अपार सम्मान मिलता है। यही वजह है कि मैं ये सब करता हूँ, ताकि सबकी नजरों में मैं भगवान सा बन सकूं और सब मेरी इज्जत करें। उधर बाजार में एक नकाबपोश जादूगरनी जिसका नाम था याना सामान खरीद रही थी, पर अचानक उसने कुछ ऐसा देखा कि दंग रह गई। उसके हाथ की त्वचा ढीली पड़ने लगी, जैसे वह बूढ़ी हो रही हो। तभी उसने अपना जादुई सेब निकाला और खा लिया। फौरन उसकी काया फिर से सामान्य हो गई। इधर गांव वाले अब भी फेनस्ट की जय जयकार कर रहे थे। याना उसके पास आई और बोली, तुम इतने महान काम करते हो, सबकी सहायता करते हो, तो मेरा एक छोटा सा काम भी कर दो। गर्मी के दिन है, अगर तुम तालाब से पत्थर हटा दोगे तो मुझे पानी लेने में आसानी होगी। पहले तो फेनस्ट हंस पड़ा और यह देखकर गांव वाले भी याना पर हंसने लगे। वह अकड़ कर बोला, क्या तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? पूरे लोक का रक्षक, धरती का सबसे वीर फाल्कन योद्धा। फेनस्ट ताव में बोला, और तुम चाहती हो कि मैं मजदूरों जैसा काम करूँ, पत्थर हटाने का झंझट संभालूं, मैं अपनी बड़ाई क्या करूँ? सब जानते हैं मैंने क्या क्या किया है। जंगल के उस 4 भुजाओं और 2 मुंह वाले दैत्य को मैंने मारा है। ज्वालामुखी पर अग्नि बरसाने वाले राक्षस को भी मैंने हराया है। मेरी महिमा की कोई सीमा नहीं। तुमने मुझे समझा क्या है, अपने घर का नौकर? उसकी बात सुनकर बोगा भी बोल पड़ा, गुरुजी आप तो धोखेबाज लगते हैं। क्या यह वही जादूगरनी नहीं है जो असल में 100 बरस पुरानी है? ये तो जादुई सेब खा खा कर हमेशा जवान और सुंदर बनी रहती है, ताकि यहाँ के पुरुषों को धोखा दे सके। मैं तो उसके माया जाल में फंसने से बच गया। याना भड़क उठी, चुप रहो, तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। बोगा हंसकर बोला, मैं क्यों डरूं? एक बूढ़ी औरत
से, जिसे तो अब तक बिस्तर पकड़े रहना चाहिए था। और जब फेनेस्ट जैसा योद्धा यहाँ मौजूद है तो तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगी। याना ने झट से जादुई पाउडर उछाला। वह बोगा की टोपी पर गिरा और देखते ही देखते टोपी जीवित हो उठी। वह बोगा का सिर चबाने लगी। फेनेस्ट ने झपट कर उस खतरनाक टोपी को पकड़ दूर फेंक दिया। इस तरह बोगा बच गया। दोनों की यह दुर्दशा देख याना जोर जोर से हंसने लगी। फेनेस्ट का माथा ठनक उठा। घर लौटकर उसने बोगा से कहा, हमें अब और भी भयंकर और मायावी जीवों का शिकार करना होगा, तभी तो मैं लोगों को मजबूर कर पाऊंगा कि वे मेरी इज्जत करें। इस औरत ने तो बीच बाजार में मेरी नाक कटा दी, अब यह बर्दाश्त नहीं होगा। तब बोगा ने राज खोला। गुरुजी, जंगल के पार उत्तरी रूस की पहाड़ियों में एक कला है। वहाँ एक भयानक राक्षस ने बरसों से एक कन्या को कैद कर रखा है। कई फाल्कन योद्धा उसे बचाने गए, लेकिन उनकी हड्डियां तक वापस न लौटी। हाँ, उनकी मौत की चीखें यात्रियों ने पहाड़ों पर गूंजते सुनी है। फेनेस्ट आंखें तरेर कर बोला, तो यह राज अभी तक छिपा रखा था। अगर मुझे पहले ही मालूम होता तो यह याना जैसी छोटी मोटी जादूगरनी मेरे चरणों में गिरकर जय जयकार करती। खैर, अब देर नहीं करूंगा, सामान बांधो और उस किले की गुत्थी सुलझाते हैं। रात ढलते ढलते वे किले के नीचे पहुँचे। वहाँ कुछ और फाल्कन योद्धा आग तापते बैठे मिले। उन्होंने फेनेस्ट को नीचा दिखाने की कोशिश की, क्योंकि हर फाल्कन योद्धा खुद को दूसरों से बड़ा मानता और किसी को नीचे दिखाने का मौका नहीं छोड़ता था। हर किसी के भीतर अकड़ भरी थी। फेनेस्ट ने समझाया, भाइयों, अकेले लड़ने से कुछ नहीं होगा, क्यों ना हम सब मिलकर उस राक्षस का अंत करें। देखो, तुम सब थके हुए लगते हो, ये लो मेरी खास शराब पियो, इससे तुम्हारे भीतर भी मेरी तरह चुस्ती फुर्ती आ जाएगी। बाकियों ने सोचा, फेनेस्ट तो हमसे कहीं बड़ा योद्धा है, नाम और सम्मान में हमसे ऊपर है, तो यह हमें धोखा क्यों देगा। उन्होंने खुशी खुशी शराब पी ली। फेनेस्ट बोगा को एक और ले जाकर फुसफुसाया, ओ चेले, तूने बेहोशी की दवा मिलाई थी ना, तो ये 100 क्यों नहीं रहे। बोगा मुस्कुराया, थोड़ा धैर्य रखो गुरुजी, अभी सबकी बत्तियां गुल होने वाली हैं। देखना, सब गहरी नींद में ढेर हो जाएंगे। फेनेस्ट ने पीठ थपथपाई, शाबाश, सुबह होते ही मैं अकेले ही उस रहस्यमयी राक्षस का सफाया कर दूंगा, फिर सिर्फ मेरा ही नाम गूंजेगा हर जुबान पर। सुबह होते ही फेनेस्ट ने किले का दरवाजा खोला और भीतर गया। वहाँ एक कन्या मिली जिसका नाम था ग्रेस। उसे देख फेनेस्ट चकित होकर बोला, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी आसानी से मिल जाओगी। मैंने तो सोचा था पहले उस राक्षस से दो दो हाथ करने पड़ेंगे। खैर, अब चलो, मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूँ। ग्रेस घबरा कर बोली, भागो, पहले खुद को बचाओ, और डर के मारे भागने लगी। फेनेस्ट कुछ और पूछ पाता उससे पहले ही पीछे से एक जहरीला सांप उस पर टूट पड़ा। फेनेस्ट ने किसी तरह बचाव किया। तभी वह रहस्यमयी राक्षस खुली रोशनी में सामने आ खड़ा हुआ। वह बाघ, बकरी और सांप तीनों का मिला जुला भयावह रूप था। उसका चेहरा क्रोध से विकृत था और उसकी काया भयानक आतंक फैला रही थी। राक्षस ने पहले कई घातक प्रहार किए। फेनेस्ट घायल हुआ, मगर तहाड़ा, यही तो चाहिए था। अब मिला कोई मेरे लायक प्रतिद्वंदी। फिर उसने पूरी ताकत लगाकर उसे उठाया और पटक दिया। मौका पाकर उसने अपना हथियार दीवार पर दे मारा। दीवार से भारी भरकम चट्टान टूटी और राक्षस के ऊपर आ गिरी। वह कराह उठा, उसकी हालत बिगड़ गई। फेनेस्ट ने ठान लिया, अब इसका अंत कर दूंगा। उसने उसकी पूंछ पकड़कर उसे चीर डालने की कोशिश की, मगर वह पूंछ असल में सांप थी। सांप ने फुफकारते हुए फेनेस्ट पर झर उगला और फौरन वहाँ से भाग निकला। झर आंखों में समा गया था, जिससे उसे तीव्र जलन हो रही थी। अब तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फेनेस्ट ने सोचा, आंखें काम न करे तो क्या हुआ, हाथ तो है। उसने चारों ओर हथियार से वार करके टूट फोड़ शुरू कर दी, इतना प्रहार कि राक्षस भी तबाह हो जाए। पर उसी बीच किले का सबसे ऊंचा मीनार भी ढह गया। उस धक्के से जो सोए हुए बाकी फाल्कन योद्धा थे वे भी जाग उठे। बोगा और अन्य फाल्कन दौड़ते हुए पहुँचे। बोगा बोले, देखा तुमने, मेरे स्वामी फेनेस्ट ने उस राक्षस को भी मिटा दिया। अब गाँव वाले उसका मंदिर बनाकर पूजा अर्चना करेंगे। पर फेनेस्ट एक बड़े पत्थर के नीचे दबा पड़ा मिला। बोगा और फाल्कन मिलकर उसे बाहर निकाल लाए। बातों बातों में फेनेस्ट को एक भीषण एहसास हुआ कि यहाँ इतना घना अंधेरा क्यों है। फिर पता चला फेनेस्ट की रोशनी सच में बुझ चुकी थी। फाल्कनों ने बताया, राक्षस के जहर से आंखें बचपन से अंधेरी हो जाती हैं और इस अंधेपन को दूर करने की आज तक कोई दवा नहीं बनी। यह कोई छोटा दुख नहीं था। फाल्कनों ने एक और मारक सूचना दी कि अब तुम फाल्कन नहीं रह गए, क्योंकि तुम पूर्णतः अंधेरे हो चुके हो। कुछ देर बाद बोगा ने फेनेस्ट का सहारा बनकर उसे गांव तक पहुंचाया। पर फेनेस्ट के भीतर गहरा क्रोध था, क्योंकि अब तक जिन लोगों ने उसे प्रेम, इज्जत और सम्मान दिया था वह सब अब उससे वंचित होगा, जिससे उसके जीवन का कोई सार बचा ही नहीं था। इधर जादूगरनी याना के पास वह जादुई सेब खत्म हो चुका था जो उन्हें जवान बनाए रखता था, इसलिए वह एक नई औषधि बना रही थी। कई छोटे छोटे जीवों को पकड़कर उसने एक बड़ी लेबोरेटरी सी बना ली और उसे अपने चेहरे पर लगाना शुरू किया। कुछ क्षण बाद भोगा आया और बोला, तुम जादूगरनी नहीं हो, चाहे जो करो। फेनेस्ट राक्षस के जहर से अंधा हो गया है, क्या तुम उसकी दृष्टि वापस लाओगी? याना ने कहा, पर वह तो बहुत वीर और बहादुर योद्धा है ना, वह मुझे कुछ भी समझता नहीं। चलो निकलो यहाँ से। और एक बार फिर याना ने जादुई पाउडर
पाउडर भोगा के जूतों में डाल दिया, मानो जूते जिंदा होकर उस पर टूट पड़े। भोगा गिर गिर कर अपनी जान बचाते हुए भाग निकला। इस बीच फेनस समझ चुका था कि अब उसे ऐसे ही जीना होगा। गाँव वाले उस पर दया कारण तरस खाते, फल सब्जियां आदि दे दिया करते थे, पर अब वह देख नहीं सकता था। इसका फायदा उठाकर बदमाश बच्चे उसके खाने पीने की चीजें चुरा लेते थे। अब उसे भूख सताने लगी। कच्चे आधे तोड़े फल खाकर वह अपनी भूख मिटाता। वो रोने लगा, ये किस हालात में जीने को आया हूँ। पर वह किसी के लिए बोझ नहीं बनना चाहता था, क्योंकि वह बड़ा घमंडी था। इसीलिए जब एक दिन किसी ने उसके लिए भोजन लाया तो उसने उस भोगा को अपने चेलों की नौकरी से निकाल दिया। कहा, चेला यहाँ से जा, अपने वक़्त पर मुझे परेशान मत करो। निराश और उदास बैठा फेनस्ट अपनी हालत पर सोच रहा था। तभी याना आकर उसे फल पाव बंदी की रोटियां खिलाने लगी। वो बोली, हाँ, तुमने मेरी मदद नहीं की थी, उल्टा तुमने मेरा मजाक उड़ाया। पर तुम्हारी हालत पर मुझे हंसी नहीं आती। मुझे तुम अब भी पसंद नहीं हो, पर मैं तुम्हें बदला लेने का लालच नहीं रखती। एक बात मैं पहले ही कह दूं, तुम्हारी आंखों का कोई इलाज आज तक नहीं बनी है, इसलिए मुझसे कोई उम्मीद मत रखो, समझे? फेनस्ट बोला, ठीक है देवी माँ, वैसे भी मेरी तुमसे कोई उम्मीद नहीं थी। हाँ, अब हंसो मुझ पर, मैं नाराज भी नहीं होऊंगा। इतनी बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके गांव पर डाकुओं का गिरोह टूट पड़ा। सब कुछ तहस नहस करके लूटने लगे। जब याना आई तो उसे भी पकड़ लिया गया। हाँ, याना जादूगरनी थी, पर केवल छोटे छोटे चमत्कार करने में सक्षम। उसमें अभी वह संपूर्ण शक्ति नहीं थी कि वह डाकुओं को सबक सिखा सके। डाकुओं ने फेनस्ट के घर को भी लूटने खोदने का मन बनाया। उन्हें पकड़कर पीटा भी गया, पर अंधेरे होने के बावजूद फेनस्ट ने डाकुओं को अच्छी तरह धूल चटा दी। फिर पीछे से किसी ने सिर पर वार कर उसे बेहोश कर दिया। अगले दिन याना ने जादू से फेनस्ट को होश में लाया और बताया, हम अब डाकुओं के जहाज पर बंधे हुए हैं। तभी ऊपर से बोगा ने उनकी ओर आवाज लगाई। फेनस्ट बोला, अरे ये चेला यहाँ क्या कर रहा है? बोगा ने बताया, अब मैं तुम्हारा चेला नहीं हूँ, समझे? तुमने मुझे नौकरी से निकाला तो मैं डाकुओं के साथ जुड़ गया, पर मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। मैंने लुटेरों को छुपकर खजाने की बातें करते सुना तो धीरे से एक चीज चुरा ली, एक पूरा सोने का दिया। इसे बेचने पर ढेरों धन मिल सकता था। देखो ये कितना दुर्लभ और सुंदर है, इसकी कारीगरी सदियों पुरानी लगती है। इतना कहते ही उसने गलती से दिया घिस दिया और तभी उनके सामने मिट्टी से बना एक भयानक जिन प्रकट हो गया। उसे देख सब सहम उठे। शोर सुनकर एक लुटेरा नीचे आया, पर जिन ने उसे ऐसा मुक्का मारा कि सीधा आसमान की वादियों में जा पहुंचा। इसी बीच फेनस्ट बंधनों से मुक्त हो गया, पर जिन ने उस पर भी हमला बोल दिया। फेनस्ट तो अंधा था, कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन याना उसे बताती रही, अब जिन कहाँ से वार करने आ रहा है। फेनस्ट ने पूरी शक्ति लगाकर कई घूंसे मारे, पर जिन पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसने फेनस्ट को उठाकर पटक दिया और फिर से अचेत कर दिया। जिन ने सोचा अब उस चेले को सबक सिखाता हूँ, लेकिन बोगा दया की भीख मांगने लगा। माफ कर दो भाई, तेरी नींद मैंने ही खराब की थी, कृपा कर लौटकर अपने दिए में चले जाओ। तो जिन भीतर चला गया, क्योंकि दिया घिसने वाले की बात वह मानता था। बोगा ने पूछा, ये अभी क्या हुआ और ये मिट्टी का जिन कौन है? याना बोली, यह एक दुष्ट और खूंखार जिन है, जिसका इस्तेमाल लुटेरे अपने दुश्मनों को डराने के लिए करते हैं। दुश्मन उसकी तबाही देख पहले ही हथियार डाल देते हैं। इतने में लुटेरों को सच्चाई पता चल गई कि बोगा तो इन कैदियों का साथी है और हमें धोखा दे रहा है। तो बोगा भी पकड़ लिया गया। उनका जहाज हेवा नगर पहुंचा, जहां सबको बाजार के बीचों बीच बांधा गया। तभी एक अमीर सेठ आया और बोला, याना मैं तुम्हें नहीं खरीदूंगा, क्योंकि तुम बहुत बूढ़ी हो। याना ने गुस्से में उसकी गलत जगह लात मारी और कहा, अगर मैं बूढ़ी हूँ तो तुम भी किसी काम के नहीं, और तुमने बूढ़ी किससे कहा? पहले आईना देखो और अपना चेहरा पहचानो। अपमान से तिलमिलाकर सेठ ने चाकू उठाया, पर तभी आरिफ नाम के युवक ने उसका हाथ थाम लिया। याना बस आरिफ को देखती रह गई, मानो पहली नजर में ही उसके दिल में प्रेम उतर आया हो। तभी आरिफ का स्वामी वहाँ पहुँचा। उसका नाम था हारो। हारो ने उन तीनों को अच्छे दामों में खरीद लिया। फिर जब हारो नगर की गलियों से गुजरा तो लोग उसे देख जयकार करने लगे, हमारे रक्षक हारो की 100 बरस उम्र हो। यह सब देख फेनस्ट को जलन हुई, कभी उसके लिए भी ऐसी ही जयकार उठती थी। भूख से बेहाल बोगा ने लाल मिर्च को फल समझ खा लिया। फिर तो उसकी आंखों से आंसुओं की नदी बह निकली। असल में उनके गांव में केवल आलू और कुछ गिने चुने फल ही मिलते थे, बाकी चीजों की पहचान उन्हें कहाँ थी। इतने में किसी ने जोर से कहा, पागल आदमी, तुझे फल और मिर्च का फर्क भी नहीं मालूम? जो सामने आता है खाने बैठ जाता है। बोगा ने इधर उधर देखा, आवाज तो आई पर बोला कौन? फिर वही स्वर गूंजा, अभी तुझे लात मारकर गिरा दूंगा। बोगा दंग रह गया, क्या इस नगर में ऊंट भी बोलते हैं? ऊंट ने कहा, मेरा नाम है जमाल, और अगर मुझे कुछ कहा तो मैं तुझे पटक दूंगा, और मुझे
ऊँट कहना तो बिल्कुल मत। बोगा बोला, पर तू है तो ऊँट ही, फिर क्यों ना कहूँ। जमाल ने रहस्य खोला, बेटे तुम समझे नहीं, मैं पहले आरिफ के शरीर में ही वास करता था, पर एक दुष्ट तांत्रिक के शाप से मेरी आत्मा जो आरिफ के भीतर थी अब इस ऊँट में कैद हो गई है। तुम लोगों को लगता है कि हारो एक क्रूर इंसान है और तुम पर अत्याचार करेगा, पर सच तो ये है कि वह तुम्हें अपने अपने घर पहुंचा देगा। दरअसल लुटेरे यात्रियों को पकड़कर उन्हें कैद कर यहाँ बेच देते हैं, लेकिन हारो उन्हें पहले ही खरीद लेता है और फिर आजाद कर घर पहुंचा देता है। उसने मुझसे भी वादा किया है कि मेरी आत्मा को फिर मेरे असली शरीर में लौटाने में मदद करेगा। फिर वे सब हारो के आलीशान महल में पहुँचे, जहाँ उन्होंने देखा एक कछुआ पानी ला रहा था। बोगा ने डरते डरते कहा, मुझे प्यास नहीं है, रहने दो बस। हारो मुस्कुराया, डरो मत, यह कोई असली कछुआ नहीं, यह मेरा बनाया हुआ वैज्ञानिक यंत्र है जिसे मैंने कछुए का रूप दिया है। ऐसे अनेक यंत्र मेरे महल का सारा काम संभालते हैं, जैसे खाना बनाना, सफाई करना। फिर उनके स्वागत में हारो ने अनेकों स्वादिष्ट पकवान परोसे। उन्हें देखकर तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई। माफ कीजिए, दोनों की ही, क्योंकि बेचारा फेनिक्स तो पहले ही अंधा हो चुका था। फिर तीनों ने बड़े चाव से दावत का आनंद लिया और पेट भरकर भोजन किया। हारो उन्हें एक गुप्त कक्ष में ले आया, जो दरअसल उसकी प्रयोगशाला थी। उन तीनों ने ऐसा दृश्य जीवन में पहली बार देखा, इसलिए आश्चर्य से भर गए। हारो ने उन्हें सोने का एक विशेष रस दिखाया, जिसमें किसी भी बूढ़े को फिर से जवान बनाने की शक्ति थी। पर कठिनाई यह थी कि अब तक उसने इसे किसी पर आजमाया नहीं था, इसलिए निश्चित नहीं था कि यह सचमुच असर करेगा या नहीं। फिर हारो ने वैज्ञानिक शक्तियों से बना एक मुकुट जैसा यंत्र फेनिक्स के सिर पर पहनाया। जैसे ही वह सिर पर रखा, फेनिक्स की आंखों में प्रकाश लौट आया। खुशी से भरकर उसने हारो को गले लगाया और बोला, तुमने मुझे अपमान से बचा लिया, तुम्हारी इस कृपा को मैं सदा याद रखूंगा। इसके बाद हारो ने वही दिया दिखाया जिसमें मिट्टी का जिन कैद था। सबने डर कर कहा, इसे तुरंत फेंक दो, नहीं तो वह राक्षसी जिन हमें मौत के घाट उतार देगा। लेकिन हारो ने मुस्कुरा कर दिया घिस्सा और जिन बाहर आया। बोला, चिंता मत करो, मैं हूँ ना, यह जिन मंत्र शक्ति से बना है, मैं अपने यंत्रों से इसकी शक्ति अलग कर दूंगा। और सचमुच हारो ने ऐसा ही किया, जिससे जिन समाप्त हो गया। तीनों मन ही मन सोचने लगे, हारो तो किसी भी चमत्कार से कम नहीं। हारो ने कहा, कल मेरा जहाज तुम्हें तुम्हारे गांव तक पहुंचा देगा। उस रात सब गहरी नींद में सो गए। बस फेनिक्स कल की योजनाओं में डूबा रहा। उधर ऊंट जमाल याना की सुंदरता पर गीत गाने लगा, हे रूपसी, हे प्राण प्रिय, तुम सबसे अनुपम, सबसे जवान मेरी याना। तभी हारो का बनाया हुआ यांत्रिक पक्षी एक पत्र लेकर आया। पत्र पढ़ते ही हारो का चेहरा बदल गया। फेनिक्स ने पूछा तो उसने बताया, हमारे नगर के पास के रेगिस्तान में एक भयानक राक्षस ने उत्पात मचा रखा है। उसने कई शिकारी मारकर खा भी लिए हैं। अजीब बात ये है कि ऐसे राक्षस का जिक्र अब तक केवल कथाओं में सुना था। उसकी पूंछ सांप की है और उसका रूप बाघ और बिल्ली जैसा है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि वह अब नगर की ओर बढ़ रहा है। यह सुनकर फेनिक्स बोला, शायद यह वही पर्वतों वाला राक्षस है जिसने मुझे अंधा किया था। पर अब बात करने का समय नहीं, अब बदला लेने का समय है। हारो, तुमने मेरी आंखें लौटाई, तो अब मैं तुम्हारे नगर को बचाने के लिए उस राक्षस का संहार करूंगा। सब सो गए, पर याना नहीं, उसे तो वह सोने का रस चाहिए था जो उसे हमेशा जवान रख सके। हारो की आहट सुनकर वह घड़ी जैसे यंत्र वाले डिब्बे में छिप गई, लेकिन हारो ने उसे पकड़ लिया और बोला, महिला जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कृपा करके कुछ बताएंगी? याना ने तुरंत बहाना बना दिया कि वह तो बस कुछ पुस्तकें पढ़ रही थी। अगले दिन हारो ने आरिफ की मदद से अपने नए विशाल यंत्र का लीवर घुमाया, सबको बताया, यह मेरा नया आविष्कार है, उड़न तश्तरी। फिर उसने फेनिक्स से कहा, उस राक्षस से लड़ने के लिए मैंने तुम्हारे हथियार और कवच में कुछ बदलाव किए हैं। हारो ने उसे ऊपर का बटन दबाने को कहा। जैसे ही फेनिक्स ने दबाया, एक नुकीला गोला जंजीर से निकलकर दीवार तोड़ गया, और जब फिर से बटन दबाया तो वही गोला लौट आया। फेनिक्स बेहद प्रभावित हुआ और बोला, अब देखता हूँ राक्षस, तुझे कौन बचाता है। उल्टी गिनती शुरू कर दे। फेनिक्स निकलने लगा तो बोगा और याना भी साथ हो ली। फेनिक्स ने पूछा, तुम दोनों क्यों पीछे पड़े हो? ये बहुत खतरनाक है। बोगा बोला, मैं तो अपने फायदे के लिए चल रहा हूँ। हारो ने तुम्हारी मदद करने के बदले मुझे बहुत पैसा देने का वादा किया है, और याना को चाहिए सोने का रस, जिससे वह हमेशा जवान रह सके। जमाल और आरिफ भी उड़न तश्तरी में साथ बैठ गए। वे उड़ान भरते हुए रेगिस्तान में उतरे, जहाँ उस राक्षस का बसेरा था। लेकिन हारो ने पहले ही चेताया था, यह उड़न तश्तरी केवल जाने के लिए बनी है, लौटने के लिए नहीं। वापस तुम्हें पैदल ही आना होगा। चारों ओर देखने पर उन्हें शिकारियों का टूटा फूटा सामान मिला।
थोड़ी दूर पर राक्षस के पैरों के निशान थे। उनका पीछा करते करते वे एक विशाल गुफा तक पहुँचे। वहाँ उन्होंने यांत्रिक बॉक्स का बटन दबाया। वह तुरंत एक बड़े पिंजरे में बदल गया। हारो ने साफ बताया था, जैसे ही इसका लीवर खींचोगे यह पिंजरा खुद ब खुद राक्षस को फंसा लेगा। फेनस्ट अकेला गुफा में घुसा, लेकिन अचानक राक्षस ने पीछे से आकर उसे उठाकर जोर से पटक दिया। फेनस ने अपने नए हथियार का खूब इस्तेमाल किया, कई बार उस दानव पर वार किया, मगर राक्षस हर बार बच निकलता और उल्टा फेनस की जमकर पिटाई हो रही थी। आखिरकार वह बेहोश हो गया। राक्षस जैसे ही उसकी देह को निगलने को बढ़ा, साथियों ने योजना के अनुसार बॉक्स का लीवर खींच दिया। लोहे की जंजीरें फूट पड़ी और राक्षस को जकड़कर भीतर खींच ले गई। सबके चेहरे खिल उठे। वे खुशी खुशी पैदल ही राक्षस को घसीटते हुए वापसी की राह पकड़ते हैं। रात को एक जगह ठहराव हुआ। फेनस्ट को छोड़ बाकी सब गहरी नींद में डूब गए। तभी फेनस्ट ने एक अजीब सी आवाज सुनी। पिंजरे से कोई युवती गा रही थी। जिज्ञासा उसे घेर लेती है और वह सोचता है, देखूं तो यह मामला है क्या। बॉक्स खोला तो भीतर से ग्रेस निकली। वह बहुत डरी सहमी हुई थी। फेनस्ट हतप्रभ रह गया। हमने तो राक्षस को कैद किया था, फिर यह परी जैसी कन्या यहाँ कैसे आ गई? तुम हो कौन और वह राक्षस कहाँ गया? ग्रेस बोली, सच कहूँ तो घबराना मत, असल में मैं ही वह परी हूँ और मैं ही वह राक्षस भी हूँ। फेनस चौंकते हुए बोला, मजाक मत करो, और यदि यह सच भी है तो मैं जानता हूँ कि तुम दुष्ट नहीं हो। यहाँ से भाग जाओ, कहीं दूर निकल जाओ। मगर तभी याना ने पीछे से वार कर फेनस्ट को ही उल्टा पिंजरे में फेंक दिया। माफ करना फेनस्ट, उसने कहा, पर मुझे हर हाल में वह अमृत चाहिए जो मुझे सदा जवान रखेगा, और भोगा को चाहिए दौलत। ग्रेस अपराध बोध में बोली, मेरे कारण ही तुम फंस गए, पर यह बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? फेनस्ट मुस्कुराया, कोई बात नहीं, मैंने सदा अच्छा करने वालों के साथ ही भलाई की है और यही मेरी असली शक्ति है। लेकिन यह तो बताओ, वह राक्षस तुम्हारे भीतर आया कैसे? ग्रेस ने गहरी सांस लेकर कहा, यह शाप है। जिस दिन तुम कले में आए थे और मेरा हाथ थामा था, उसी पल मेरा शरीर राक्षस का रूप लेने लगा। तब से मैं खुद से लड़ रही हूँ, मगर चाहकर भी उसे रोक नहीं पाती। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि मुझसे दूर रहो। फेनस ने दृढ़ स्वर में कहा, जब मैं अंधा होने के बाद फिर से देख सकता हूँ तो तुम्हारे शाप का इलाज भी जरूर होगा। चिंता मत करो, हरो को इस बारे में कोई न कोई उपाय जरूर मालूम होगा। उधर हरो के दो आदमी एक गडेरिये को पकड़ लाए। उसके हाथ में एक बिल्ली थी, पर आश्चर्य यह, उस बिल्ली की पूंछ बिजली जैसी तेज चमक रही थी। हरो ने उसे समझाया, तुम्हारी बिल्ली दुर्लभ है, उसकी पूंछ से निकलने वाली रोशनी तुम्हारे घर को उजाला देती है, परंतु उसकी मंत्र शक्ति नगर के लिए घातक हो सकती है, इसलिए मैं उसे निष्क्रिय कर सबकी जान बचाऊंगा। उसने बिल्ली की शक्ति खींचकर नीले तरल में बदल दी और शीशी में भरकर गुप्त स्थान पर रख दी। वहाँ पहले से भी कई नीली शीशियाँ मौजूद थीं। हरो का यांत्रिक कछुआ अचानक रुक गया, तो उसने भोगा कि वही टोपी पिंजरे से निकाल ली जिसमें याना ने जीवन फूंका था। उसे एक यंत्र टेबल पर रख दिया। पल भर में टोपी की मंत्र शक्ति खिंच गई और वह भी नीले तरल में बदल गई। हरो ने वह द्रव्य कछुए में डाला, जिससे वह फिर से चलने लगा, पर किस्मत से भोगा और याना ने यह सब देख लिया। उन्होंने तुरंत फेनस्ट को बाहर निकाला और सब सच्चाई बता दी कि हरो महज दिखावा कर रहा है, असल में वह बेहद कपटी और खतरनाक है। लेकिन वे कुछ कर पाते उससे पहले हरो के सैनिकों ने उन्हें बंदी बना लिया। तभी हरो ने अपना असली चेहरा दिखाया, हाँ मैं बुरा हूँ, पर कुछ पाने के लिए कुछ की बलि चढ़ाना पड़े तो इसमें हर्ज क्या है? यहाँ के लोग मुझे देवता मानते हैं। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो तुम सब मेरी सच्चाई उगल दोगे, इसलिए तुम्हारा मरना बेहद जरूरी है। उसने लोहे के कछुओं को आदेश दिया, इनका खूब सत्कार करो, और देखते ही देखते लोहे के सिर से निकली जंजीरें उन्हें जकड़कर हवा में लटका देती है। हरो हंसते हुए बोला, हाँ शुरू से ही यह सब मेरी ही चाल थी। मुझे खबर मिली थी कि कले के राक्षस से जूझकर पहली बार कोई जीवित लौटा है, और उसी गांव में एक जादूगरनी भी रहती है जो छोटे मोटे जादू जानती है। मैंने सोचा अगर इन्हें साथ ले आऊं तो ये मेरे लिए राक्षस को कैद कर देंगे। तुम्हारे गांव पर जिन लुटेरों ने हमला किया था वो भी मेरे ही भेजे हुए थे, पर भोगा को मैंने छोड़ दिया था क्योंकि दौलत के लालच में वह मेरे साथ मिल गया। जमाल यह सुनकर अंदर तक हिल गया। हरो इतना नीच निकला, वह अरिफ की ओर मुड़ा, तुम फेनस्ट और याना को बचाओ। मगर अरिफ बोला, देखो जमाल, हमें इनके आपसी झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, वैसे भी हमारा उनसे लेना देना क्या है, और हरो ने हमारी कितनी मदद की है। यह सुनकर जमाल का गुस्सा भड़क उठा और उसने अरिफ के चेहरे पर घूंसा जड़ दिया। अरिफ की इज्जत चकनाचूर हो गई। वह बौखला कर बोला, अबे ऊंट के बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत, और झट से चाकू निकाल। जमाल को घायल कर डाला, मगर तभी खुलासा हुआ जमाल कोई इंसान नहीं बल्कि हरो का बनाया हुआ एक यांत्रिक पुतला था। हरो ने अपनी अगली चाल पर अमल शुरू किया। यंत्र को सक्रिय कर याना की जादुई शक्ति चूसने लगा। तभी फेनस ने साहस जुटाया, ग्रेस के भीतर छुपे उस राक्षस को जगा दिया और फिर उस दैत्य ने कोहराम मचा दिया। एक एक कर हरो के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, यहाँ तक कि उसने फेनस्ट को भी दबोच लिया, मगर पल भर बाद छोड़ दिया। मौका मिलते ही फेनस्ट, याना और जमाल भाग निकले। सैनिक अब भी उनके
उसके पीछे पड़े थे, तो मजबूरी में फेनिस ने पलटकर उनका सामना किया। उसने उनकी अच्छी खासी धुनाई कर डाली, मगर वे बहुत संख्या में थे। अरिफ और उसके आदमी याना को बंदी बनाने आगे बढ़े। याना तमतमा कर बोली, अरे मैं जादूगरनी हूँ, क्या समझ रखा है तुमने? मैं फेनिस से भी कहीं ज्यादा खतरनाक और सनकी हूँ। उसने तरबूज के बीज निकाले और दुश्मनों पर फेंक मारे। बीज बदलकर असली तरबूज बन गए, जो धड़ाम से उनके सिरों पर गिरे। याना ने उन्हें वहीं ढेर कर डाला। उधर हरो ने निश्चय कर लिया, फेनिस और याना को पकड़ना है तो मुझे खुद उतरना होगा। वह महल के नीचे से अपनी सवारी लेकर निकला, एक विशाल यांत्रिक कछुआ। भोगा को उसने समझाया, इस यंत्र में मैंने सारी नीली शक्तियाँ भर दी हैं। अब यह इतना शक्तिशाली है कि फेनिस और याना को कोई नहीं बचा पाएगा। यंत्र से कछुए के रूप में मौजूद छोटे बम बरसने लगे। फेनिस जख्मी होकर गिर पड़ा। हरो ने उसकी संचित शक्ति सोखनी शुरू की, मगर यह दृश्य याना से सहन न हुआ। वह जमाल को बहुत चाहती थी और उसने हमेशा याना का साथ दिया था, इसीलिए याना ने अपनी शक्तियाँ उसे देने की ठानी। उसी क्षण फेनिस ने ऊपर से हमला करने की कोशिश की, पर हरो ने चालाकी दिखाते हुए कछुए की गर्दन घुमा दी। धड़ाम! फेनिस टकराकर गिर पड़ा। अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसका चश्मा नीचे गिर चुका था। हरो ने अब याना की शक्ति भी चूसनी शुरू कर दी। याना तड़प उठी। यह देखकर जमाल का दिल कांप गया। उसने सोचा, अगर मैंने कुछ न किया तो याना मर जाएगी। उसने लीवर खींचकर यंत्र बंद कर दिया। हरो क्रोध से गरज उठा, गद्दार, अब तू भी इनके साथ मरेगा, और दरवाजा खोलकर उसे बाहर फेंक दिया। याना पूरी तरह बूढ़ी हो चुकी थी। यह देख सबका दिल भारी हो गया। तभी ग्रेस राक्षस के रूप में प्रकट हुई। हरो ने जैसे ही उसे सामने देखा, उसकी रूह कांप गई। गलती से उसने लीवर उल्टी दिशा में खींच दिया। इधर फेनिस ने रस्सी से कछुए को उलट दिया। हरो की सारी संचित नीली शक्ति जमीन पर बिखर गई। हार मानकर हरो बोला, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मैंने तुम्हें कमजोर समझा। आज भले हार गया हूँ, लेकिन मैं फिर लौटूंगा। उसने पंख फैलाए और उड़ने की कोशिश की, मगर तकनीकी खराबी से वह उड़ न सका। उल्टा सीधे उसी नीले तरल में गिर पड़ा। उसने न जाने कितने आविष्कार किए थे, मगर तैरना कभी नहीं सीखा। धीरे धीरे वह डूबने लगा और कोई उसकी मदद को भी नहीं आया। जमाल ने व्यंग्य से कहा, मरने दो उसे, वैसे भी इस दुनिया में इंसाफ बहुत कम मिलता है। जा भाई, जल्दी से जाकर डूब मर। और हरो सचमुच डूबकर मर गया। फेनिस भी जख्मों से चूर होकर गिर पड़ा। ग्रेस फूट फूट कर रोने लगी। पहली बार किसी ने मुझे बचाया और वही मेरी वजह से मारा गया। क्यों मेरे पास आने वाला हर कोई मर जाता है? उसके आंसू टपके। एक बूंद फेनिस के चेहरे पर गिरी और चमत्कार हुआ। फेनिस ने आंखें खोल दी। अब उसे सब साफ दिखाई दे रहा था। इसका मतलब यह था कि ग्रेस के आंसू ही उसके अंधेपन की असली दवा थे। फेनिस ने भोगा को घूर कर कहा, दफा हो जा मेरी नजरों से, तूने मुझे धोखा दिया है। पर भोगा ने सच्चाई बताई। तुम्हें बचाने के लिए मैंने हरो का नाटक किया था। वह मुझे अपनी चालें बताता रहा और मैं अभिनय करता रहा। असल में तो मैं तुम्हारा ही चेला हूँ और हमेशा रहूंगा। याना ने टूटे हुए कछुए की तलाशी ली। उसे वही सोने का रस मिला, मगर पीने के बाद भी वह बूढ़ी ही रही। दरअसल हरो ने झूठ बोला था ताकि याना राक्षस को पकड़ने में उसकी मदद करे। फेनिस ने ग्रेस को दिलासा दिया, चिंता मत करो, तुम्हारे शाप को तोड़ने का रास्ता मैं ढूंढ ही लूंगा। ग्रेस की आंखें भर आईं। तुम अब तक नहीं समझे, लड़की का यह रूप मेरा असली रूप नहीं है। असल में मेरा असली रूप वही राक्षस है। अगर यह शाप टूट भी गया तो मैं हमेशा के लिए राक्षस ही बन जाऊंगी। परंतु ग्रेस फिर कभी पहले जैसी नहीं बन सकी। यह जानकर फेनिस का दिल बुरी तरह टूट गया। उसने अपने मन की बात कहकर ग्रेस के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार किया और फिर उसे जाने की अनुमति दे दी। इसके बाद सब अपने गांव लौट आए। गांव वालों ने जैसे ही फेनिस को बाज के परिधान में देखा, वे खुशी से झूम उठे और उसकी जयकार करने लगे। हमारा रक्षक वापस आ गया है, जिसने निर्दयी वैज्ञानिक हारो को परास्त कर हमारी बस्ती को बचाया। लेकिन इस बार फेनिस ने सारा श्रेय अपने सिर नहीं लिया। उसने सबके सामने कहा, यदि याना, भोका, जमाल और ग्रेस मेरी मदद न करते तो मैं आज जीवित यहाँ खड़ा न होता। अंत में याना एक प्राचीन ग्रंथ पढ़ रही थी। वहाँ से उसे पता चला कि ग्रेस का असली रूप वास्तव में एक युवती का ही है। उसने फेनिस को बताया, लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन यह प्राचीन पुस्तक कभी झूठ नहीं कहती। कुछ दुष्ट जादूगरों ने ग्रेस को मंत्रबद्ध कर उसे राक्षसी रूप धारण करने को मजबूर किया था। फिर छल से उसे यकीन दिलाया गया कि यही उसका सच्चा रूप है। ग्रेस को उसके असली घर वापस लाने का यही एकमात्र उपाय है। और इसी सत्य के उद्घाटन के साथ यह पूरी कथा अपने अंत तक पहुंच गई।